कोलेस्ट्रॉल का नाम आते ही सबसे पहले जो जिस चीज़ का जिक्र आता है वो है हार्ट अटैक। जी हाँ, जब हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो साथ ही हमें ये बताया जाता है कि आपको हार्ट अटैक का मसला है और हमें इस तरह की दवाइयाँ जिनको स्टैटिन कहते हैं वो दे दी जाती हैं ताकि प्रिवेंशन हो और हमें हार्ट अटैक ना हो। क्या कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हार्ट अटैक होता है और क्या कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक की वाहिद वजह है? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो से जुड़े रहिए। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोलेस्ट्रॉल का जो मौजू है ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मौजू है और इसके ऊपर बेशुमार काम हुआ है और बेशुमार ऐसे लोग हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंसदान हैं, वो तमाम के तमाम इस बात पे ज़ोर देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ही वाहिद वजह है जो कि हार्ट अटैक का सबब बनती है। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, इस पर गौर किया जाए। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल बज़ाते ख़ुद जो है वो हार्ट अटैक की वजह नहीं होती। इनफैक्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हम मुख्तलिफ़ टेस्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल के, उसमें हम चंद चीज़ें देखते हैं जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड है और टोटल कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि असल में सिर्फ यही वजह काफ़ी नहीं है। हार्ट अटैक के लिए ख़ास तौर पर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं, मगर एलडीएल भी वाहिद वजह नहीं है क्योंकि एलडीएल की भी दो किस्में होती हैं। एक को हम एसडी एलडीएल कहते हैं या स्मॉल डेंस एलडीएल कहते हैं और दूसरे को हम लार्ज बॉयंट या एलबी एलडीएल कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक की वजह बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो हार्ट अटैक की है वो हमारी एंडोथेलियम डिसफंक्शन है, यानी हमारी जो नसें होती हैं, हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, उसके अंदर जो सेल्स की लेयर होती है वो सिंगल सेल की लेयर होती है, उसके अंदर जो डैमेज होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट अटैक को कॉज करने के लिए वो। अगर एंडोथेलियल डैमेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसे इसके लिए ज़रूरी है, अगर हमने ये मालूम करना है कि हमारे जो नसें हैं उनके अंदर डैमेज हो चुका है या नहीं हो चुका है और हार्ट अटैक की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना काफ़ी नहीं है। और इसके लिए सिर्फ बाकी जो हम टेस्ट करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीटी एंजियोग्राफी करते हैं वो भी काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हम CAC करें, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी एक टेस्ट है। ये भी सीटी एंजियो की तरह ही होता है। इससे पता चलता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कितना डैमेज हो चुका है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी टाइप्स हैं। जब तक इन टाइप्स का पता नहीं चलेगा हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। जो हम टेस्ट आमतौर पर पाकिस्तान में करते हैं जिसमें HDL, LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड करते हैं, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये जानने के लिए कि कितनी पॉसिबिलिटी हार्ट अटैक के लिए हमें एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना होगा। जी हाँ, एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, LDL कितना है, VLDL कितना है, ILDL कितना है, इसको इंटरमीडिएट LDL कहते हैं, रेमनेसेंट कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना है। इसके अलावा स्मॉल डेंस LDL जो कि LDL से भी 5 गुना ज़्यादा प्रेडिक्टर है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा ये बताता है कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। ये सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ApoA, ApoB और एपोलाइपोप्रोटीन लिटिल a। जी, एपोलाइपोप्रोटीन लिटिल a वो प्रेडिक्टर है कि जिसका बहुत कम डॉक्टर्स को देखा गया है कि वो उसको देखते हों कि ये मौजूद है या नहीं, क्योंकि इसकी मौजूदगी जो है वो हार्ट अटैक का पता देती है। तो नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें जिसमें ये तमाम जितने भी कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स हैं ये सामने आएँ। बज़ात ख़ुद कोलेस्ट्रॉल डेंजरस नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि हमारे जिस्म के अंदर होता है, जो कि उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं वो, और इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीडेशन जो रेडिकल्स होते हैं उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ LDL को देखना काफ़ी नहीं है कि हम ये प्रेडिक्ट करें कि हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। इसके लिए दो किस्म के LDL देखने होंगे, एक स्मॉल डेंस LDL जो कि बैड LDL है और एक गुड LDL भी होता है। जी हाँ, सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसको हम कहते हैं लार्ज बॉयंट।
लार्ज बॉइंट एलडीएल जो है उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है। जो लोग फ़ैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक का एज सच सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज बॉइंट में फ़ैट ज़्यादा होती है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होता है। ऐसे मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है। जबकि स्मॉल डेंस जो एलडीएल है इसके अंदर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फ़ैट कंटेंट इसके अंदर कम होता है, और यही ख़तरनाक है। ये स्मॉल डेंस जो एलडीएल है ये नसों में घूमता रहता है, और जिस जगह पे डैमेज होता है वहाँ जाके ये बैठ जाता है। साथ ही जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ हैं वो उसके साथ रिएक्ट करती हैं, और वहाँ पे प्लाक बनना शुरू हो जाता है। वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट्स आते हैं, वहाँ वाइट ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे फैट भी इकट्ठी हो जाती है और प्लाक बनना शुरू हो जाता है। प्लाक भी कई किस्म का होता है, एक फ्रेजाइल होता है एक नॉन फ्रेजाइल होता है। जो नॉन फ्रेजाइल होता है, जो कि सख्त प्लाक होता है, अगर वो 70% तक भी आर्टरी को क्लोज करे तो वो इतना डेंजरस नहीं होता जितना कि फ्रेजाइल होता है, क्योंकि फ्रेजाइल जो है वो फट जाता है और उसके अंदर थ्रोम्बस क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसमें खून जम जाता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर एलडीएल होता है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये तमाम चीज़ें मिला के जो चीज़ बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा आर्टरी को डैमेज करते हैं, और खून बंद होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इससे ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है, उससे हार्ट अटैक होने का सबब बढ़ जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल भी, जिसको STLDL कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, फैट्स पे चले जाएं, तो उससे क्या होता है कि उससे लार्ज बॉयंट LDL यानी गुड LDL जो है वो बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक का जो रीज़न है वो भी कम हो जाता है। अब सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। LDL अगर STLDL अगर नसों में घूम रहा है तो वो इतना ख़तरनाक नहीं है जिस वक्त तक कि नसों के अंदर डैमेज ना हो। नसों के अंदर डैमेज होने की क्या वजूहत होती हैं? बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वजह डायबिटीज़ है, दूसरी वजह ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से नस पे जो आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से STLDL वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो क्रिएट होती हैं, और वो कौन कौन सी डाइट्स हैं जो ये क्रिएट करती हैं? उसमें डीप फ्राइज़ हैं, उसके अंदर फ्राइड मीट्स हैं, फ्राइड चिप्स होते हैं, एजेस होते हैं जिसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, और उसके अलावा इसमें ट्रांस फैट्स होती हैं। जी हाँ, वो फैट्स जिसके अंदर बार बार हम चीज़ें समोसे पकौड़े वगैरह तलते रहते हैं, उनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। वाइट ब्रेड है, इसके अलावा पेस्ट्रीज़ हैं, स्वीटन ड्रिंक्स हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है, जी हाँ, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जब वो डैमेज होता है रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ की वजह से, उससे भी ये सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स जिससे नशा होता है। इसके अलावा कलरेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें कलर इस्तेमाल होते हैं। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो कि आजकल बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। इससे भी रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है और हार्ट अटैक का मूजब ये बन सकता है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट्स को MSG कहते हैं वो है, और फ्री ऑक्सीडेशन रेडिकल्स हैं। जी हाँ, ये भी। और इसके अलावा लिपिड पेरोक्साइड्स हैं। लिपिड पेरोक्साइड्स तब बनते हैं जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है। तो इससे नज़ीर पता चलता है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी गिनवाई हैं ये भी सबब बनती हैं, और यही सबब बनती हैं अगर LDL STLDL ये बैड LDL भी आपके खून में है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ भी है जो इन खुराकों से पैदा होती हैं, वो भी मौजूद हैं, तो हार्ट अटैक होने का सबब बहुत 50% से भी ज़्यादा हो जाता है। एज सच कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़तरनाक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जिस्म में विटामिन D पैदा होता है, बनता है। इसके अलावा हमारे जितने भी सेल्स हैं, दिमाग के सेल्स, दिल के सेल्स, जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बाइल जो है, जो हमारे लिवर में बनता है, वो भी उसको भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जितने हार्मोन्स होते हैं, ख़ासतौर पे सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, और मर्दाना हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन है। इसके अलावा जितने भी जिस्म में हार्मोन पैदा होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे कोलेस्ट्रॉल से ही पैदा होते हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आप कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल या फ़ैट का इस्तेमाल कम कर देते हैं या जिस्म में से, यानी कि जिस वक्त आप डाइट पे चले जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि जिस्म की तमाम जो जिस्म डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको ठीक करने के लिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल यानी कि आप अगर फ़ैट ज़्यादा ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल ऐसा ख़तरनाक नहीं है।
आपकी जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो डेंजरस हैं, जिसके अंदर फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का बेस को ग्लिसरॉल कहते हैं वो मौजूद होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, और जिस वक्त ये स्मॉल डेंस एलडीएल बनाते हैं जो बहुत रिएक्टिव होता है मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के साथ मिलने से, तो उससे डैमेज जो होता है उससे हार्ट अटैक होता है। तो अब मैं आपको ऐसी चंद ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसका मैंने जिक्र किया है वो कम होता है। उसमें सबसे पहले है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। जी हाँ, मैं आपको 10 ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को या एसटीएलडीएल को कम करता है। उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसके अलावा ओमेगा 3 के अंदर भी जो EPA होता है, फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल, ये तमाम चीज़ें एसटीएलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं। इसके अलावा पिस्ताशियो है या पिस्ता है, वो भी कम कर देता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। डार्क चॉकलेट होती है जिसके अंदर शुगर नहीं होती, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। एलमंड्स, जी हाँ, बादाम जो हैं वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। वॉलनट्स, जी अखरोट, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो B3 है, विटामिन B3, इसको नियासिन कहते हैं। नियासिन एक होती है नियासिनामाइड जो कि आर्टिफिशियल B3 होती है, और एक होती है नियासिन जो कि नेचुरल B3 होती है। ये कन्वर्ट करती है कोलेस्ट्रॉल को इनटू बाइल, ये बाइल बना देती है, और बाइल फिर हमारी तमाम फ़ैट्स को एब्जॉर्ब करता है, और उस फैट्स के अंदर से जो हमारे एसेंशियल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन K है और विटामिन E है, इन तमाम को हज़म करता है, और उसके अलावा विटामिन D को भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये विटामिन B3 बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो आप विटामिन B3 इस्तेमाल करें, और इसमें फ्लश टाइप इस्तेमाल करें। फ्लश टाइप होता है जिससे चेहरा आपका रेड हो जाता है, क्योंकि जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इसके अलावा इसके अलावा जो चीज़ है वो है अंडा, जी हाँ, होल एग, जिसमें आप अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से, मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि अंडा जर्दी के साथ या होल एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए ख़तरनाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। होल एग खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो नाज़रीन, आखिर में मेरी दरख्वास्त होगी कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक जाए। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।